नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी को न्यू टीम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आइए हम बात करेंगे आज दर्रे और नदियों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको हिमालय का विस्तार बताया था, जिसमें हमने 4 भागों में हिमालय को बांटा था। पहला था ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहत हिमालय, तीसरा था लघु, चौथा शिवालिक। हमने बताया था ट्रांस हिमालय में एक ही पर्वत चोटी है, केटू गाड़विन, जिसको नंगा पर्वत कहते हैं, नंदा देवी पर्वत भी कहते हैं। बृहत हिमालय में आपके जो है 10 विश्व के सबसे चोटी थे, जिसमें से आपके माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलगिरी, नंदा देवी, ये सभी पर्वत थे। आज हम बताएंगे आपको कि हिमालय को कई नामों से अलग अलग देशों में जाना जाता है। जैसे कि पाकिस्तान में हम लोग सुलेमान कहते हैं हिमालय को। अफगानिस्तान में हिंदुकुश कहते हैं, म्यांमार में अराकान योमा कहते हैं। ये भी आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं, इनको भी याद रखिएगा। अब हम चर्चा करेंगे दर्रों के बारे में। तो सबसे पहले बता दें, भारत का सबसे ऊंचा जो दर्रा है आपका काराकोरम दर्रा है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। पहले हम देश बता देते हैं, कौन दर्रा किस प्रदेश में है। तो आपका जैसे काराकोरम हो गया, जोजिला हो गया, बनिहाल हो गया, बुर्जिला, ये सभी दर्रे आपके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद बड़ा लाचा, सीप किला, रोहतांग, ये दर्रे कहाँ आते हैं? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आपका मनाला हो गया, नीतला हो गया, लेपुलेख, ये दर्रे आपके उत्तराखंड के यानी उत्तराखंड प्रदेश में आते हैं। फिर शाह हो गया, ठीक है, ये आपके सिक्किम में है। फिर उसके बाद रोडमिला, यांग्याब दर्रा, अतीफू, ये दर्रे आपके अरुणाचल प्रदेश में। और फिर उसके बाद तीजू दर्रा आपका मणिपुर में। थाल घाट, भोर घाट दर्रे आपके महाराष्ट्र में है। पाल घाट दर्रा ये आपके केरल में है। ठीक है, हम एक एक पर विशेषताओं के बारे में बताएंगे, कहाँ से कहाँ के लिए जोड़ते हैं मार्ग, कहाँ के लिए हम लोग इस मार्गों के माध्यम से जा सकते हैं। तो जैसे कि आपका बनिहाल हो गया, यहाँ पीर पंजाल दर्रा है। ये दोनों दर्रा आपको जम्मू से कश्मीर को ले जाएंगे, यानी कि जम्मू से कश्मीर को जोड़ती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बुर्जिला दर्रा है, ये आपका जो है कश्मीर से लद्दाख को जोड़ती हैं। जोजिला दर्रा आपका जो है ये कश्मीर से आपको कहाँ ले जाएंगे? कारगिल होते हुए लेह को ले जाती हैं। आपका जो रोहतांग दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा है, ये दोनों जो है आपको मनाली से लेह के लिए प्रस्थान कराएंगे। इस माध्यम से हम लोग प्रस्थान करेंगे, कहाँ? लेह को। शीतला दर्रा जो है आपका ये तिब्बत को जाती है। मानाला हो गया, नीत हो गया, लीपुलेख दर्रे, ये सभी आपके जो है भारत से तिब्बत को जोड़ती हैं। ठीक है, आपका जो चाइना के साथ व्यापार होता है लीपुलेख दर्रे के माध्यम से वो होता है। आप कैलाश पर्वत जाएंगे, मानसरोवर झील भी जाएंगे, तो आप लेक दर्रे के माध्यम से ही जाएंगे। फिर उसके बाद नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है आपके बहुत बार पूछा गया है, कहाँ स्थित है, किस प्रदेश में स्थित है, तो आपका सिक्किम हो जाएगा। क्यों इसको ज्यादातर पूछा जाता है? क्योंकि ये प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध था। किसके लिए? रेशम के लिए। आपका जो रेशम का व्यापार होता था चाइना के साथ, इसी दर्रा के माध्यम से होता था। फिर यांग्याब दर्रा, इस दर्रे के माध्यम से जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत में प्रवेश करती है इसी के द्वारा। और चाइना जाने के लिए मार्ग जो है आपका यांग्याब दर्रा है, इसी के माध्यम से हम लोग चाइना से व्यापार भी करते हैं। फिर आपका दीपू दर्रा हो गया, तीजू दर्रा, इन दर्राओं के माध्यम से हम लोग म्यांमार में व्यापार करते हैं। बात करें तो आपके जो पठारी दर्रे हैं जैसे थाल, भोर, पाल, तो आपका जो थाल घाट दर्रा है इसके माध्यम से हम लोग जो ये आपका उत्तरी क्षेत्र जैसे दिल्ली से आप बॉम्बे के लिए, मुंबई के लिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद मुंबई से आप जो है मुंबई के पुणे है या आप उधर जाना चाहेंगे इस क्षेत्र में, तो आपको ये डायरेक्ट कहाँ से? पुणे से बेलगांव के लिए जोड़ती है। कौन सी दर्रा? घोरघाट दर्रा। फिर उसके बाद आपका पालघाट दर्रा है, जो कहाँ से ले जाती है? कालीकट के तिजूर से कोयम्बटूर
के इरोड, इसके माध्यम से हम लोग इरोड जाते हैं। कहाँ से? तिचूर से। ठीक है, तो हमने आपको दर्रों के बारे में बता दिया है। आपकी कैसे महत्वपूर्ण दर्रा है, कैसे रोहतांग दर्रा, किस लिए है? क्योंकि जो है आपका विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे सुरंग जो है आपका रोहतांग दर्रे में ही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नदियों के बारे में। एक एक नदियों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे गंगा, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिंधु नदी के बारे में जाएंगे, और फिर आपका पेठारी जो नदियां हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग सुने होंगे प्रयाग, जैसे देव प्रयाग में आपकी जो है गंगा दो नदियों के मिलन से बनती है, जैसे कि भागीरथी और अलकनंदा। तो प्रयाग क्या है? प्रयाग का मतलब होता है दो नदियों के मिलन जहां होती है, हम लोग उसको प्रयाग कहते हैं। ठीक है, तो गंगा की उत्पत्ति जो है, गंगा किसी एक क्षेत्र से का उद्गम स्थल नहीं है। हम बताएंगे गंगा जो है कई नदियों के मिलन से निर्माण होती है। ठीक है, जैसे कि आपका जो हिमालय है, हिमालय में आपका हिमनद है। कौन सा हिमनद है? सतोपथ। पहले हम आपको यहाँ बता देते हैं गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर आपको बताएंगे मैप में कैसे। यहाँ पर हिमालय है, ठीक है, यहाँ सतोपथ, सतोपथ हिमनद है। ठीक है, यहाँ से आपकी दो नदी निकलती हैं, एक हो गया धौली गंगा, दूसरा है विष्णु गंगा। जब ये मिलती हैं जिस स्थान को हम लोग विष्णु प्रयाग कहते हैं, विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्योंकि जब दो नदियां मिलती हैं तो हम लोग उस नदियों को प्रयाग कहते हैं, और जिस स्थान पर मिलती हैं उसको उसी स्थान के नाम पर प्रयाग लगा देते हैं। जब आप और एक चीज और बता दें, कैसे आपकी दो नदियां समतल स्थान पर मिलती हैं तो वहां पर नदियों का नाम बदल जाता है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये नदी की कौन नदी किसमें मिल रही है, तो इसलिए हम वहां पर नदियों का नाम बदल देते हैं। और जब नदी जो है किसी गहरी नदी में प्रवाहित होती है या मिलती है तो उसी नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो कैसे कि यहाँ पर आपके धौली गंगा और विष्णु गंगा आके मिलती हैं, कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में। यहाँ समतल मैदान होने कारण नदी का नाम बदल जाता है, जो आगे चलकर अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। इसके नाम से अलकनंदा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक नदी है नंदाकिनी, आके नालंदा मिलती है। कौन सी नदी? नंदाकिनी। फिर उसके बाद आपके यहाँ से पिंडार नदी आके मिलती है अलकनंदा से, और यहां से केदारनाथ से जो है आपकी मंदाकिनी नदी आके मिलती है। कौन सी नदी है? मंदाकिनी। और यहाँ गंगोत्री से आपकी भागीरथी निकलती है, जो अलकनंदा से मिल जाती हैं। जब ये अलकनंदा से मिलती हैं तब जाके गंगा नाम पड़ता है। इन समूहों को पर मिलने के बाद आपके गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। ठीक, किसी एक स्थान से नहीं हुई है गंगा की उत्पत्ति, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से पूछा जाता कौन नदी किस स्थान पे मिली है, तो हम आपको क्रम वाइज बताएंगे। जैसे ही आप देखे होंगे कि विष्णु जी किसने का अवतार लेते हैं, तो वो पहले यानी कि विष्णु जी अवतार लेंगे किसके यहाँ? नंद के यहाँ। फिर उसके बाद उनके कान में कण होते हैं, गले में रुद्र होता है, फिर ये सब रूप धारण कर लेते हैं, उसके बाद वे देव के रूप में हो जाते हैं। तो इसी क्रम में हम जानेंगे कैसे कि विष्णु अवतार लेते हैं कहाँ? नंद के यहाँ। उनके गले में क्या होता है? कण होता है, सॉरी, कान में कण होता है, गले में रुद्र होता है, जिसको रुद्राक्ष कहते हैं, यानी रुद्र होता है,
और सभी ये रूप धारण करने के बाद ये देव हो जाते हैं, देव रूप में हो जाते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग जानेंगे कैसे। जब दो नदियां मिलती हैं, विष्णु, फिर उसके बाद नंद, फिर उसके बाद आपके कर्ण, फिर रुद्र, और लास्ट में आपके देव हो जाते हैं, यानी देवता समान हो जाते हैं पूरे कृष्ण जी। ठीक है, तो यहाँ विष्णु प्रयाग हो गया, नंद्र प्रयाग हो गया, फिर ये आपका कर्ण प्रयाग हो गया, इसके बाद ये आपका रुद्र प्रयाग हो। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, और यहाँ पर आपका देव प्रयाग हो गया। ये सभी नदियों के मिलन को, यानी इस सभी स्थानों को हम लोग पंच प्रयाग कहते हैं, पंच प्रयाग। ठीक है, यहाँ के रहने वाले लोग भागीरथी को जो है गंगा मानते हैं, इस क्षेत्र के रहने वाले लोग मंदाकिनी को गंगा मानते हैं, लेकिन रियल में जो गंगा है आपकी अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं उसके बाद ही गंगा का निर्माण यानी उत्पत्ति होता है। ठीक है, तो हमने क्रम बता दिया है कैसे आपको याद रखना है। विष्णु जी अवतार लेते हैं, ठीक है, जब नंद के यहाँ नंदाकिनी नदी से मिलती हैं, नंद हो जाती हैं। पिंडार नदी जब मिलती है अलकनंदा में तो आपका कर्ण हो जाता है। फिर उसके बाद जब आपके मंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा से तो रुद्राक्ष यानी रुद्र प्रयाग हो जाता है। जब भागीरथी लास्ट में आपके अलकनंदा से मिलती हैं तब आपका देव यानी पूरा देव के रूप में धारण कर लेते हैं। ठीक, यानी देव प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे ही जो है आपके गंगा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे यहाँ पर गंगा के बारे में पूरा विस्तार से। तो जैसे कि यहाँ आपका हिमनद है सतोपथ हिमनद, यहाँ से आपके अलकनंदा यानी हो गई निकल गई। फिर यहाँ से आपकी गंगोत्री निकलती हैं, गंगोत्री से यहाँ आपकी भागीरथ निकलती हैं। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। प्रश्न पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है, पूछ लिया जाएगा अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से यानी कहाँ मिलती हैं? तो देवप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद आपकी ये नदी दो देशों में भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। कितना है टोटल अगर बात करें गंगा की लंबाई तो कितना है 2525 किलोमीटर है। भारत में बात करें भारत में इसकी लंबाई जो है 2071 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत में ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से होते हुए गंगा भारत में प्रवाहित होती हैं, लास्ट में बांग्लादेश में चली जाती हैं। गंगा को जो है अलग अलग स्थानों पर अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने आपको यहाँ बताया है कि मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलन से गंगा उत्पत्ति हुई है। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवाहित होते हुए बिहार में पहुंचती है। बिहार के बाद झारखंड बाद जैसे ये बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में पहुंचती हैं, वहां 2 भागों में बट जाती हैं। एक दक्षिण की ओर चली जाती हैं और एक पूरब की ओर होते हुए बांग्लादेश को चली जाती हैं। जब ये 2 भागों में बढ़ती हैं जिसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जो दक्षिण की ओर जाती हैं उनको हम लोग हुगली नदी के नाम से जानते हैं, और जो पूरब की ओर जाती हैं पश्चिम बंगाल में उसको हम लोग भागीरथ कहते हैं, भागीरथी कहते हैं। ठीक है, जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करेंगे पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। उसके बाद
आपकी जो है यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, आके पद्मा से जब मिलती है तो मेघना के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अभी हम ब्रह्मपुत्र के बारे में चर्चा करेंगे तो बताएंगे पूरा। अब हम बताएंगे आपको कि कौन नदी मिलती है, बाईं ओर मिलने वाली नदी और आपके दाईं ओर मिलने वाली नदियों। ठीक है, तो गंगा की जो सहायक नदी है बाईं ओर से मिलने वाली आपकी रामगंगा हो गई, फिर उसके बाद यहां से गोमती हो गई, फिर आपकी घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई। ये सभी नदी आपके बाईं ओर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें दाईं ओर तो यमुनोत्री से यमुना जी निकलती हुई प्रयाग में यानी इलाहाबाद में जाके मिल जाती हैं गंगा से। ठीक है, और पठार से निकलने वाली नदी है सोन नदी, ये यानी कि सोन नदी यमुना नदी गंगा की दाईं ओर मिलने वाली सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गए। ठीक है, टोन हो गए। ये सभी यमुना की सहायक नदी हैं जो गंगा की उप सहायक नदी के नाम से जानी जाती हैं। अब हम एक एक नदियों पर चर्चा करेंगे। रामगंगा नदी उत्तराखंड के नैनीताल से निकलती हैं और यूपी के कन्नौज जिले में गंगा से मिल जाती हैं। फिर उसके बाद बात करें काली नदी जो है हम लोग उत्तराखंड में महाकाली के नाम से जानते हैं। ये जैसे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं शारदा नदी के नाम से जानी जाती हैं। अयोध्या में आकर घाघरा नदी से मिल जाती हैं, जिसको हम लोग वहां पर सरयू नदी या सरजू कहते हैं। सरयू या सरजू नदी के नाम से जानते हैं। कहाँ मिलती हैं? अयोध्या के पास मिलती हैं। फिर ये आगे चलकर छपरा के पास, ठीक है, गंगा से मिल जाते हैं। फिर बात करें कोसी की, तो कोसी जो है आपकी नदी, इसको हम लोग बिहार का शोक नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अपार जल आती है, जिसके कारण यहाँ इन क्षेत्रों में नुकसान बहुत होता है। ठीक है, यानी कि इनका रास्ता अनियमित रूप से बदलती रहती हैं, जिसके कारण बहुत सारा नुकसान होता है इन क्षेत्रों में। इसलिए बिहार का इसे शोक कहा जाता है। किसको? कोसी को। फिर इसके बाद बात करते हैं गंडक को, तो गंडक को जो है नेपाल से निकलती हैं और बिहार के पास पटना में गंगा से मिल जाती हैं। ठीक है, नेपाल में जो है शालिग्राम के नाम से जानी जाती हैं और जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश जैसे करती हैं नारायणी के नाम से जानी जाती हैं। कौन सी नदी? गंडक नदी। हमने यमुना की जो है बता दिया, यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती हुई आपकी जो है यहाँ पर प्रयागराज में या इलाहाबाद में आके मिल जाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी सोन नदी आगे मिलती है, यह प्रदूपी पठार नदी है। ठीक, यह एकमात्र गंगा की सहायक नदी है जो प्रदूपी पठार से निकलती है। ठीक है, आपकी जो है क्या कहते हैं गोमती नदी एक ऐसी मात्र नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला से पीलीभीत में एक फुल्लार झील है, यहीं से गोमती नदी आपकी जो है फुल्लार झील से इसका उद्गम स्थल है। यहीं से ये नदी निकलती है और आपकी गाजीपुर में, कहाँ पर? गाजीपुर में गंगा जी से मिल जाते हैं। बात कर लें उप सहायक नदियों के बारे में, तो जैसे कि आपकी चंबल हो गई। चंबल जो है मालवा का पठार से निकलती है और यमुना जी से कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। कहाँ पर? हमीरपुर में मिल जाती है।
ठीक है। आपकी जो है बेतवा, चंबल और केन, ये सभी नदियां जाके यमुना जी से मिलती हैं और इन नदियों को हम लोग गंगा की सहायक नदी कहते हैं। यहाँ से छोटा नागपुर पठार से आपकी दामोदर नदी निकलती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। हुगली नदी में मिलकर बंगाल खाड़ी में गिर जाती हैं। ये नदी जो है, इस नदी को हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं, जैसे कि बिहार का शोक कोसी कहते हैं, क्योंकि इसमें भी अपार जलराशि के कारण जो है नदी अपनी दिशा बदल लेती हैं। ठीक है, जिससे कि बहुत सारा फसलों को नुकसान होता है, जन धन सभी नुकसान होते हैं। उसी प्रकार दामोदर नदी जो है अनियमित इसकी दिशा हो जाने के कारण ये बहुत सारा नुकसान करती हैं बंगाल में, इसी वजह से इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। बात करें हुगली की, हुगली को हम लोग विश्व का विश्वासघाती नदी कहते हैं। विश्वासघाती नदी किस क्यों कहते हैं, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपका जो है ज्वार भाटा उठते हैं। ठीक है, सागरों में ज्वार भाटा आते हैं, तो जब ज्वार उठता है तो बंगाल की खाड़ी तक के इसका प्रभाव रहता है, जिसके कारण से इन नदियों में जो क्या कहते हैं जल जो है इधर उधर भागों में बहने लगती हैं और आल बगल जो रहने वाले लोगों को नुकसान, जान हान का नुकसान होता है, जिसके कारण इसको हम लोग हुगली को विश्वासघाती नदी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका गंगा का अपवाद तंत्र। ठीक, पूछा जाए कि जो है कौन सी नदी है जो नेपाल और भारत के बीच प्राकृतिक जलीय सीमा बनाती है, तो आपकी काली नदी है। ठीक है, हमने एक एक पे चर्चा कर दी है। फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर झील के पास से निकलती है, तिब्बत में हम लोग इसको सांगपो कहते हैं। उसके बाद ये यंग्याब दर्रा के माध्यम से भारत में प्रवेश करती हैं और बांग्लादेश में जो है गंगा से मिल जाती हैं। बांग्लादेश में इसको हम लोग जमुना कहते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, फिर उसके बाद तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई की बात करें, इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है, भारत में 910 किलोमीटर है। ये भारत की जो है सबसे चौड़ी नदी है। जिस तरह गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, उस तरह जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसकी जो चौड़ाई है असम में 10 किलोमीटर है। कितना है? 10 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पर छोटे बड़े नदी द्वीप बनते हैं। तो जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है असम में, जिसको हम लोग माजुली नदी द्वीप कहते हैं। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जैसे आपका दिहांग हो गया, दिबांग हो गया, लोहित हो गया, और मणिपुर में जो है आपके बराक हो गया, और सिक्किम से आपकी तीस्ता नदी आके बांग्लादेश में मिल जाती हैं। तो ये सभी आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंधु नदी के अपवाद तंत्र पर। हम सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिंधु नदी 3 देशों में प्रवाहित होती है, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। इसकी जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है।
ये भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यहाँ पर आपका चोमो युमडुम है हिमनद, यहीं से आपकी सिंधु नदी निकलती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये जम्मू के अटक से पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। सिंध नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर प्रवाहित होती है, जो पाकिस्तान को चली जाती है। इसके बाद आपका झेलम नदी है। कहां से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है, शेषनाग झील से। चिनाब है, चिनाब निकलती है कहां से? जो आपका बड़ा लाचा दर्रा है वहीं से चिनाब नदी निकलती है। फिर उसके बाद आपकी रावी नदी निकलती है। रावी नदी कहां से? रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। फिर उसके बाद आपका व्यास कुंड है, व्यास कुंड से आपके व्यास नदी निकलती है। यहाँ पर राकस ताल है, राकस ताल से आपके सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होते हुए निकलती है। ये सीप किला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पे मिलती है? मिठन कोट में, ये पाकिस्तान में है, वहीं जाकर मिल जाती है। अब हम एक एक को चर्चा करेंगे ताकि आप लोग आसानी से समझ जाएं। ये आपकी झेलम हो गई, चिनाब हो गया, हमने बताया सिंध नदी जो है आपके लद्दाख और जास्कर के बीच से होते हुए पाकिस्तान को चली जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद शेषनाग झील से आपकी झेलम नदी निकलती है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जलीय प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, फिर उसके बाद चिनाब नदी निकलती है, कहाँ से? बड़ा लाचा दर्रे से, जो झेलम में मिल जाती है। फिर आपकी रावी नदी है, जो रोहतांग दर्रे से निकलती है, कहाँ पर? ये भी झेलम में मिल जाती है। फिर आपकी राकास ताल से सतलज नदी निकलती है, जो झेलम नदी से मिल जाती है। फिर उसके बाद यही छोटी नदी है व्यास नदी, जो सतलज में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? हरि के स्थान पे। ये कहाँ पर है? पंजाब में है। ठीक है, ये आपका सतलज हो गया। ये भी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जो है उद्गम मैदानी क्षेत्र से हुई है। ठीक है, व्यास नदी एक ऐसी मात्र नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में है। आपकी जो ये क्रम वाइज नदियां हैं, जिसमें से हम आपको अलग से लिख के बता दे रहे हैं, एक समझौता हुआ है। कौन सा समझौता? सिंधु जल समझौता। कब हुआ है? 1960 में। इसमें बंटवारा हुआ है जल का, किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच में, कि कौन कितना जल यूज करेगा। तो आज की जो उत्तर की 3 नदी हैं क्रम वाइज, सिंधु हो गई, झेलम हो गई
चिनाव, और इधर आपके सतलज, व्यास और रावी नदी। रावी नदी सिंधु से झेलम और चिनाव का जो है 80% जल जो है पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत। उसी प्रकार सतलज, व्यास और रावी नदी का जल जो है 80% भारत यूज करेगा, 20% पाकिस्तान। ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, क्रम वाइज पूछा जाता है, कौन कितना जल यूज करता है, इन पर प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, जो ये आपके सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम नदी हैं, इन नदियों के समूह को हम लोग पंचनद कहते हैं। पंचनद कहते हैं। कहाँ पर? ये सब यहाँ पर पंचनद के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, कहाँ पर मिलती हैं? मिठन कोट में मिलती हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे आपके प्रारूपी पठारी नदियों के बारे में, जिसमें हम गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, इन सब पर चर्चा करेंगे। भारत में जो है मात्र 2 ही नदी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी भारत की ऐसी नदी हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और ये अरब के सागर में गिरती हैं। ठीक है, कहाँ गिरती हैं? अरब के सागर में। पूछती हैं अरब के सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें से एक ये रहे, इसमें से कोई दे दिया जाएगा, तो याद रखिएगा। यहां पर नासिक है, यहां पर नासिक है, यहीं से आपकी गोदावरी नदी निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। फिर उसके बाद महाबलेश्वरम है, पर्वत है, पहाड़ी है। महाबलेश्वरम पर पहाड़ी से आपकी जो है कृष्णा नदी निकलती है। फिर उसके बाद ब्रह्मागिरी से आपकी कावेरी नदी निकलती है। और यहाँ अमरकंटक से, क्षेत्र अमरकंटक से आपकी महानदी निकलती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम एक एक पर विशेषताओं पर बात करेंगे। महानदी जो है आपकी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। कहाँ गिर जाती है? बंगाल खाड़ी में। फिर उसके बाद आज पूछा जाए गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी जो है दक्षिण भारत का, यानी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है, इसी वजह से इसको दक्षिण भारत की गंगा कहे जाते हैं। इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी जो है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो महाबलेश्वरम से निकलती है। फिर बात करें कावेरी की, तो ये जो है ब्रह्मागिरी से निकलती है और तमिलनाडु के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी जो है 3 भागों में बढ़ती है। जिस तरह गंगा जो है आपकी 2 भागों में बढ़ जाती है, उसी तरह ये 3 बार 2 भागों में बढ़ती है, जल यानी कि जो जलधाराओं में बढ़ जाती है। कौन सी नदी? आपकी कावेरी नदी। इसी वजह से इसको हम लोग दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा अगर पूछा जाए तो कौन सी नदी है?
कावेरी नदी, प्रश्न पूछा जाएगा। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, किस नदी को कहते हैं, आपका कावेरी हो जाएगी। पूछा जाए दक्षिण भारत की तो आपकी गोदावरी नदी हो जाएगी। कंफ्यूजन नहीं होना, यही चीज याद रखना, कई बार पूछा गया है तो गलत मत करिएगा। आपका जो यहाँ कावेरी है 3 बार 3 भागों में बढ़ती है, जिसके वजह से इस क्षेत्र में जो है वर्ष भर पानी रहती है। ठीक है, इसको हम लोग दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। इस क्षेत्र को, इस अपवाह क्षेत्र को हम लोग दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहते हैं, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठारी नदियों की एक ऐसी मात्र नदी है जिसमें वर्ष भर जल रहता है, बाकी नदियां सूख जाती हैं। बात करें अरब सागर में गिरने वाली नदियों की, तो अमरकंटक से आपकी जो है नर्मदा नदी निकलती है, अरब सागर में गिर जाती है। फिर उसके बाद सतपुड़ा से आपकी ताप्ती नदी निकलती है, जो अरब की सागर में गिर जाती है। फिर उसके बाद लूनी नदी जो निकलती है अरावली से, ये भी आपके अरब के सागर में गिर जाती है। फिर उसके बाद माही नदी है जो अरब के सागर में गिरती है। अभी घग्गर नदी है जो हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होते हुए मरुस्थल में विलुप्त हो जाती हैं। आपको हम नाम बता दे रहे हैं, ये आपका ताप्ती हो गई, ये आपकी नर्मदा हो गई, ये लूनी हो गई, ये आपकी माही नदी हो गई, और ये आपकी घग्गर नदी हो गई। अब इन पर हम खास चर्चा कर लेते हैं। हमने बता दिया नर्मदा ताप्ती एकमात्र ऐसी, ये दोनों एकमात्र ऐसी नदी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। उसके बाद जो है ताप्ती नदी पर सूरत जो है शहर बसा हुआ है। लूनी नदी जो है एकमात्र आंतरिक नदी है, भारत की एकमात्र आंतरिक नदी है। कौन सी नदी, लूनी नदी। माही नदी जो है ये आपकी विंध्यन पहाड़ी से निकलती है, विंध्यन पहाड़ी से निकलती है। इसकी खासियत ये है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पूछा जाए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो आपकी माही नदी है। ठीक, घग्गर जो है मरुस्थल में तो विलीन हो जाती है। तो इन्हीं से आपके प्रश्न बनते हैं, आपके पूछा जाएगा।